नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास शेर सवारी पार्ट 3। जमीर मिची होटल की बेसमेंट में मौजूद था और थर थर कांप रहा था। फाकलैंड रोड से वहां तक वो मुकम्मल खामोशी में लाया गया था और वो खामोशी उसका वैसे ही दम निकाले दे रही थी। पनाह मांगती निगाहों से वो अपने ड्राइवर भाई विक्टर की तरफ देखता था तो विक्टर मुंह फेर लेता था। वहां विक्टर के अलावा परचूरे और मतकरी भी मौजूद थे जो कदरन नए लड़ाके थे लेकिन इरफान के वफादार थे। मिच्ची जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके ऊपर गोल्ड शेड में ढका और तार से लटकता एक बल्ब यूं जल रहा था कि उसकी रोशनी एक विशाल दायरा बनाती मिच्ची के इर्द गिर्द पड़ रही थी। रोशनी के उस दायरे से बाहर एक कुर्सी पर खामोशी से विमल बैठा हुआ था। बिलाल के कत्ल में अपना रोल मिच्ची कबूल कर चुका था और औना पौना ये भी कबूल कर चुका था कि ईरानी के होटल में ऐन उन लोगों की नाक के नीचे उसका कत्ल जैकब परदेसी नहीं किया हो सकता था। अब किधर है जैकब परदेसी? इरफान सख्ती से बोला। मेरे को नहीं मालूम बाप, मिच्ची गिड़गिड़ाता सा बोला। मैं तो खुद उसको ढूंढता है, मेरे को नहीं मिला वो। क्यों नहीं मिला? बिलाल की खबर करने को तो बराबर मिला, अब क्यों नहीं मिला? मिच्ची खामोश रहा। साले, इरफान ने खींचकर एक झापड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। कल तो बांद्रा में अपनी टैक्सी पर हमारे बाजू से गुजरा और हमारी दगड़ी चाल पहुंचने से पहले ही अपने बाप को सब बोल के रखा। कैसे किया? जादू के जोर से। वो क्या वो मोबाइल पर बोला। तेरे पास मोबाइल है? परदेसी ने दिया, इसी काम के वास्ते। काले चोर ने दिया, पर तू उसको मोबाइल पर फ़ोन लगाया। तेरे को उसका मोबाइल नंबर मालूम? हाँ, फिर लगा। बहुत बार लगाया बाप, जवाब नहीं मिलता। मोबाइल किधर है तेरा? वो तो उधर होटल में बाई के सिरहाने छोड़ के आया। पार्किंग तक ही तो गया था बाप, अब क्या मालूम था कि। वो खामोश हो गया। घर का पता पूछ, विमल धीरे से बोला। इरफान का सिर सहमति में हिला। रहता किधर है ये परदेसी? नहीं मालूम बोला तो साले मुंडी काट के हाथ में देगा। क्या? धारावी में। धारावी में किधर? उधर इसी नाम का एक होटल है, उसके 5 नंबर कमरे में। होटल में रहता है? चाल है, पर नाम होटल है, धारावी। वो उधर है? नहीं है, 2 बार पता करने गया। पर रहता है वो उधर? हाँ, पर कई दिन नहीं लौटता। नहीं लौटता तो किधर जाता है? किधर भी, बहुत यार दोस्त हैं उसके। सबके नाम पते बोल। कैसे बोलेगा बाप, मैं नहीं जानता। तो फिर कैसे मालूम है? बहुत यार दोस्त हैं उसके जो उसे अपने पास ठहरने देते हैं। वो हिच बोला, पर नाम कोई ना बोला, पता कोई ना बोला। नक्को, इनायत दफेदार तो बोला, या वो भी ना बोला। दफेदार के जिक्र पर मिर्ची के नेत्र फैले। जानता तो है ना दफेदार कौन है? नाम सुना खाली, परदेसी के मुंह से। क्या बोला वो? बड़ा बाप है, भाई का खास। जैसे तू परदेसी का खास है और परदेसी दफेदार का खास है। जवाब में मिच्ची ने जोर से थूक निकली। जवाब दे, इरफान कड़क कर बोला। ऐसी जवाब, एक बात पक्की करके रख, इधर से 1 पीस बाहर जाना मांगता है तो परदेसी का पता बोल। मैं बोला ना बाप, वो कातर भाव से बोला। होटल धारावी, कमरा नंबर 5। शाबाशी और इनाम चाहता है तो दफेदार का पता बोल। मेरे को नहीं मालूम। पता नहीं तो अता पता ही बोल। नहीं मालूम। भाई का? बाप, मिची के स्वर से ऐसी दहशत झलकी जैसे भाई का पता उसे मालूम होने के ख्याल से ही उसके प्राण निकल जाने वाले हों। ठीक है, भाई नक्को, दफेदार भी नक्को, पर परदेसी को काबू कराए बिना तो इधर से नहीं छूट सकता। क्या? कैसे करेगा बाप? जो मालूम सो बोला। मैं भी तो कुछ बोला, साले हलकट। मिची ने पनाह मांगती निगाहों से विक्टर की तरफ देखा। विक्टर ने असहाय भाव से कंधे उचकाए। इरफान ने रोशनी के दायरे से पार विमल की तरफ देखा। खत्म कर, विमल धीरे से बोला। इरफान का सिर फिर सहमति में हिला। फिर वो वापस मिच्ची से मुखातिब हुआ। तो क्या बोला तू? इरफान बोला। क्या बोलेगा बाप, जो मालूम सो पहले ही बोला। ठीक है, पर अभी इधरेच रहेगा तू, ऐसीच बंधा हुआ। अभी कल तक का टाइम है तेरे पास कुछ याद करने को। याद आए तो बोलना। जितनी जल्दी कुछ याद करेगा और बोलेगा उतनी ही जल्दी इधर से नक्की होगा। अभी अपने सिर के ऊपर देख,
मिर्ची ने झिझकते हुए सिर उठाया। वो हुक देखा? मिर्ची ने सहमे भाव से सहमति में सिर हिलाया। कलाल की दुकान पर कभी बकरा टंगा देखा? हाँ। वैसे कल इधर तू टंगा होगा। तब तक के लिए शब्बा खैर। नसीब सिंह अपने पीले रंग की रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर सवार था। पहाड़गंज से करोल बाग झामनानी के ऑफिस वो 5 मिनट में पहुंच सकता था, लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश न की। उसने गोल मार्केट का रुख किया और फिर आगे मंदिर मार्ग को चल दिया। उस सड़क पर ट्रैफिक वैसे ही बहुत कम होता था, लेकिन उस घड़ी तो बहुत ही कम था, इसलिए जल्दी ही उसे उस जीप की खबर लग गई जो उसके पीछे लगी हुई थी। आगे चौराहे से उसने मोटरसाइकिल को बाएं पार्क स्ट्रीट पर और फिर अगले चौराहे से 3/4 दायरा काटकर दाएं विलिंगटन क्रिसेंट पर मोड़ा। उस सड़क पर थोड़ा ही आगे ताल कटोरा गार्डन के पहलू से गुजरती एक सड़क थी जो वापस पार्क स्ट्रीट पहुंचती थी। उसने वो सड़क पकड़ी। पार्क स्ट्रीट पहुंचकर बाएं घूमा तो मंदिर मार्ग के सिरे के उसी गोल चक्कर पर पहुंच गया जहां से कि वे बाएं घूमा था। जीप बस सतूर उसके पीछे थी। उसने मोटरसाइकिल को शंकर रोड पर डाला। वो डबल रोड थी जिस पर से वापस लौटने के लिए अपर चौराहे तक जाना पड़ता था। उसका जी चाहा कि वो मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर, आखिर वो पुलिस की मोटरसाइकिल थी, कौन चुराता। बीच की पटरी पार करके परली सड़क पर पहुंचे और वहां किसी से लिफ्ट हासिल करके वापस चलते, लेकिन फौरन ही उसने वो ख्याल छोड़ दिया। क्या पता जीप वालों के पास उस स्थिति से 2-4 होने का भी इंतजाम हो। उसने एकाएक ब्रेक पर अपने पांव का पूरा दबाव डाला। मोटरसाइकिल तीखी चरचराहट की आवाज के साथ रुकी। जीप वालों के लिए उसका वो एक्शन इतना अप्रत्याशित था कि जीप भी ब्रेकों की वैसे ही चरचराहट के साथ गति शून्य हुई और मोटरसाइकिल से मुश्किल से 10 गज दूर आकर रुकी। तत्काल जीप का ड्राइवर अपने और मोटरसाइकिल में फासला बढ़ाने के लिए उसे बैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाम की भारी ट्रैफिक में वो संभव न हो सका। पीछे एक मैटाडोर वैन थी जो जीप से टकराने से बाल बाल बची थी और उसके बाजू से गुजरने की कोशिश कर रही थी। नसीब सिंह मोटरसाइकिल पर से उतरा और झपटता हुआ जीप के करीब पहुंचा। उसने जीप को आगे पैसेंजर सीट की साइड से यूं थामा जैसे उसे चलने न देने की शक्ति उसमें हो। जीप स्थिर हुई। मैटाडोर वाला उसके बाजू से गुजर गया। नसीब सिंह ने देखा कि जीप में 3 व्यक्ति सवार थे। तीनों सादे कपड़ों में थे, लेकिन वो तीनों को पहचानता था। ड्राइवर सिपाही था, उसके पहलू में बैठा व्यक्ति सब इंस्पेक्टर था और पीछे बैठा व्यक्ति हवलदार था। क्यों पीछे पड़े हो सालो? वो कलप कर बोला। सब इंस्पेक्टर ने यूं शक्ल बनाई जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो, फिर धीरे से बोला, हुक्म है। क्या हुक्म है साले? मेरी दुम से बंधे रहने का हुक्म है? साहब, गाली नहीं, गाली नहीं। गाली का बच्चा न हो तो। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दफा हो जाओ मेरे पीछे से, वरना 100 जूते मारूंगा और 1 गिनूंगा। साहब, आप पछताएंगे। पछताएंगे का बच्चा न हो तो। साहब, हमें डीसीपी मनोहर लाल को आपकी बाबत सीधे रिपोर्ट करने का हुक्म है। आप हमारे साथ ऐसे पेश आएंगे तो हम भी अपनी रिपोर्ट में 1 की 4 लगाएंगे। डीसीपी की माँ की और तेरी बहन की। साहब, क्यों खामखा मुसीबत को दावत दे रहे हो? मुसीबत का बच्चा न हो तो। ठीक है, जो मर्जी कीजिए और फिर अंजाम के लिए तैयार रहिए। तैयार ही हूं मैं सालो। देखो अब मेरी तैयारी। इससे पहले कि पुलिस वाले को समझ पाते, नसीब सिंह ने हाथ बढ़ाकर जीप के इग्निशन में से चाबी खींच ली और उसे झाड़ियों में उछाल दिया। ये सब इंस्पेक्टर हक पकाया सा बोला, ये क्या किया आपने? अब दौड़ के आना मेरे पीछे। सब इंस्पेक्टर के दांत खींच गए। उसने हुक पर टंगे वायरलेस फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ फोन तक पहुंचने से पहले ही नसीब सिंह ने फोन झपट लिया। एक मजबूत झटके से उसकी तारें तोड़ी और फिर उसे भी झाड़ियों में चाबी के पीछे फेंक दिया। आपकी खैर नहीं। सब इंस्पेक्टर असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला। खैर का बच्चा न हो तो। जा, जो जी में आए कर ले। हमने क्या करना है साहब? अब तो जो करेगी आपकी उल्टी खोपड़ी और खोटी तकदीर करेगी। साले! भुन भुनाता गालियां बकता नसीब सिंह वहां से हटा और लंबे डग भरता अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। ढूंढो, पीछे सब इंस्पेक्टर बोला। हवलदार और सिपाही जीप से उतरकर झाड़ियों की ओर बढ़ गए। नसीब सिंह मोटरसाइकिल पर सवार हुआ
उसने एक बार पीछे घूम कर देखा तो फोन और चाबी की तलाश में हवलदार और सिपाही को झाड़ियों में दाखिल होते पाया। फिर उसने पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ाई। करोल बाग पहुंचने तक हर घड़ी उसकी निगाह पीछे सड़क पर थी, लेकिन उसे फिर कोई अपने पीछे लगा न दिखाई दिया। वो झामनानी के ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसे भीतरी दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखता बजाज दिखाई दिया। आओ, बजाज नकली गर्मजोशी दिखाता बोला। साहब से मिलने आए? और क्या तेरे से मिलने आया हूँ, नसीब सिंह भुनभुनाया। क्या बात है, बहुत कड़क बोल रहे हो। सिंधी भाई है ऑफिस में? है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बॉस, आओ। उसने झामनानी के कक्ष का दरवाजा खोला। नसीब सिंह भीतर दाखिल हुआ। उसके पीछे बजाज ने भी भीतर कदम रखा और ऑटोमेटिक डोर क्लोजर के सहारे दरवाजे को पीछे बंद हो जाने दिया। आ साईं, झामनानी बोला, तशरीफ रख। नसीब सिंह एक विजिटर चेयर पर बैठ हुआ। उसने पीछे घूमकर यूं बजाज की तरफ देखा जैसे उसकी तब भी वहां मौजूदगी पर ऐतराज दर्ज करा रहा हो। बजाज ने भवें उठाकर झामनानी की तरफ देखा। झामनानी ने उसे वहीं टिके रहने का इशारा किया। बजाज का सिर एक बार हौले से हिला, फिर वो दरवाजे के पहलू में दरवाजे के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। नसीब सिंह फिर झामनानी की तरफ आकर्षित हुआ। झामनानी अपलक उसे देखता कुर्सी पर पसरा रहा। क्या देरदार है? नसीब सिंह उतावले स्वर में बोला। कोई देरदार नहीं। तो फिर माल निकालो। वडी साईं, तेरी तो तेरे महकमे की तरफ से हर घड़ी की निगरानी की खबर सुनी थी मैंने। ठीक खबर सुनी थी, लेकिन मैं निगरानी करने वालों को डॉज देकर आया हूँ। कोई मेरे पीछे इधर नहीं पहुंचा। वडी पहुंचे भी तो हमें क्या है, जो है तुझे है। मैं अपनी फिक्र कर लूंगा। अब माल निकालो। वडी, तेरे को वो उजाड़ खंडर याद आया नहीं, जहाँ की तूने हमारा माल छुपाया था? अब तेरे पीछे तो कोई है नहीं, इसलिए याद आया हो तो बजाज के साथ जा, इसे हमारा माल बरामद करके दे और फिर एडवांस की रकम की जगह अपना माल पूरा ही लेके जा। अभी एडवांस ही ठीक है। वडी, क्यों एडवांस ही ठीक है? नहीं, अब पूरी कार मिल रही हो तो कोई उसका एक पहिया लेता है, साइकिल मिल रही हो तो घंटी लेता है। मैंने कहा ना, अभी एडवांस ही ठीक है। वडी, क्यों ठीक है? नहीं, क्योंकि ये भागते चोर की लंगोटी है। क्या? एक झामनानी ही मिला तेरे को उल्लू बनाने को? क्या 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 कह रहे हो? वडी, तुझे नहीं पता क्या कह रहा हूँ? पहेलियां ना बुझाओ सिंधी भाई। मेरे से पैतरेबाजी करोगे तो 7 जन्म अपनी हीरोइन के दर्शन नहीं होंगे। तेरे को भी। क्या मतलब? वडी, माल रखा है नहीं तेरे पास दर्शन के लिए। माल तो पुलिस के पास पहुंच गया और तू मुझे ऐसा भोला बन के दिखा रहा है जैसे तुझे इस बात की खबर ही नहीं। जो जो माल पुलिस के कब्जे में पहुंचा है वो तुम्हारे वाला माल नहीं है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे वाला माल महफूज है। साबित कर। बोलना, साबित कर। अरे बोला ना। वडी, क्या कीमत ही नहीं तेरे बोलने की। तब झमनानी ताव में आ गया और हाथ नचाता बोला, वडी, मैं रंडी के दलाल की जुबान पर एतबार कर सकता हूँ, तेरे जैसे पुलिसिये की जुबान पर नहीं। नसीब सिंह हकपकाया सा उसका मुंह देखने लगा। कितनी ही देर उसके मुंह से बोलना फूटा। तुम पछताओगे। फिर वो कहर भरे स्वर में बोला, तू चढ़िया है, तरस आता है मुझे तेरी अक्ल पर। नहीं जानता कि तू तभी तक ताकतवर था जब तक हमारा माल तेरे कब्जे में था। तेरे कब्जे से माल निकल गया, तेरी ताकत खत्म हो गई। अब तू बोला या कुत्ता भौंका, वडी एक ही बात है। नहीं, तू मेरे को कुत्ता बोला? वडी, अब बोला तो बोला, मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। वडी, क्या करेगा? नहीं, मुखबिरी करेगा, जैसे कि तू बजाज को बोला, हीरोइन की बाबत अपने आला अफसरों को बयान देगा। मैं ऐन यही करूंगा। वडी, फिर तेरा क्या होगा? नहीं, अब मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। तुम लोगों का बेड़ा गर्क करने में अगर मेरा बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए। वडी, जब माल पेश नहीं कर सकेगा तो कौन विश्वास करेगा तेरे जैसे करप्ट पुलिसिये का? करेगा, हर कोई करेगा, तुम देखना। तू तो सच में ही चढ़िया हुआ है। वही जब तू हमारे खिलाफ भौंकेगा तो हम चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि अमरदीप और शैलजा को गोली तूने मारी थी। हम नहीं बोलेंगे कि अपने एसीपी का खून तूने किया था। तेरा जो आला अफसर तेरी अकेले की सुनेगा वो हम 4 बिरादरी भाइयों की नहीं सुनेगा। मुखबिरी करना तू ही सीखा है कर्मा मारे। तू दिखा हमारे खिलाफ जाके,
घंटे की तरह फांसी से लटका होगा। नसीब सिंह भौचक्का सा झामनानी का रौद्र रूप देखता रहा। इतना भी नहीं समझता कमबख्त मारा कि किस जुर्म की सजा ज्यादा होती है, जबकि पुलिस वाला है। वड़ी ट्रिपल मर्डर की सजा ज्यादा होती है नहीं, या हेरोइन स्मगलिंग की। ऊपर से मौजूदा हालात में तेरी कोई कोशिश हेरोइन से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ सकती। तू हेरोइन की पेटी की बरामदी करा सकता तो तब भी कोई बात थी। कहने का मतलब ये है इडियट साईं कि तू अपने आला अफसरों के सामने हमारे खिलाफ भौंकना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तू कत्ल किया होना, खास तौर से अपने एसीपी का, कबूल करना अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़ी गलत पुरानी मैं गलत बोला तो मुंह पकड़ मेरा। नसीब सिंह से मुंह पकड़ते ना बना। बड़ी अपनी खैरियत चाहता है तो अब दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा मुझे कभी अपना काला मुंह न दिखाना। खड़ा हो उठ के। नसीब सिंह यूं झटके से कुर्सी पर से उठा कि कुर्सी उलट गई। मैं देख लूंगा, वो खूंखार स्वर में बोला। अभी देख, झामनानी उससे ज्यादा खूंखार स्वर में बोला। अभी देख गोली बजने, अभी देख, मैं देख लूंगा। अपमान से तिलमिलाता अंगारों पर लौटता नसीब सिंह वहां से रुखसत हुआ। जाके पक्की कर, पीछे झामनानी बोला। दफा हुआ कि नहीं? सहमति में सिर हिलाता बजाज बाहर को बढ़ा। ऑफिस की मेन एंट्रेंस से उसने नसीब सिंह को मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से रुखसत होते देखा। वो वापस लौटने ही लगा था कि मुरली उसके करीब सरक आया। कुछ लोग, वो धीरे से बोला, निगाह बीनी करते जान पड़ते हैं। उस पुलिसिये की? बजाज बोल। वो तो गया, वो तो अभी यहीं है। कहाँ है? एक वो सामने बिजली के खंबे के साथ लगा खड़ा सिगरेट पी रहा है। दो सामने खड़ी दुरंगी फिएट में है। निगाह बीनी काहे की कर रहे हैं? ऑफिस की। कैसे मालूम? मुझे लगा ऐसा। खामखा? अब जो मुझे लगा मैंने बोल दिया। ऑफिस की निगरानी किस लिए? सोचो, बॉस के पीछे लगे पहुंचे? हो सकता है, मालूम पड़ जाएगा। अगर बॉस के पीछे लगे हैं तो बॉस जब इधर से जाएगा तो फिर उसके पीछे होंगे। मैं बोलता हूँ बॉस को। मुरली का सिर सहमति में हिला। अंधेरी के एक इलाके में वो एक 2 मंजिला इमारत थी जिस पर लगा खूब बड़ा बोर्ड कहता था, अवधूत गैरेज, रिपेयर और सर्विस के लिए 24 घंटे खुला, स्पेशल ब्रेकडाउन सर्विस। इमारत के सामने एक अहाता था जिसमें कुछ कारें खड़ी थी। भीतर एक हॉल था जहां रात की उस घड़ी भी हर तरह का काम चल रहा था। सामने भाग में एक विशाल ऑफिस टेबल यूं लगी हुई थी कि उस पर बैठा शख्स वहां होते हर काम पर निगाह रख सकता था। उस टेबल पर कॉटन का डॉक्टरों जैसा लेकिन रंग में सलेटी कोट पहने अवधूत मौजूद था। गैरेज के फाटक से इनायत दफेदार ने भीतर कदम रखा। उससे एक कदम पीछे जैकब परदेसी था। दोनों के दाएं हाथ उनकी जेबों में थे। अवधूत की तत्काल उन पर नजर पड़ी। उसके नेत्र सिकुड़े। उसने धीरे से मेज का एक दराज बाहर खींच लिया और करीब ही मौजूद अपने फोरमैन को इशारा किया। फोरमैन खुले दराज के करीब आ खड़ा हुआ। आगंतुक यूं खुले दराज के भीतर नहीं झांक सकते थे, लेकिन फोरमैन झांक सकता था और देख सकता था कि उसमें 2 रिवॉल्वरें पड़ी थी, और अवधूत का इशारा समझ सकता था कि एक उसके लिए थी। कैसा है अवधूत? जबरन मुस्कुराता दफेदार बोला। बढ़िया, नेत्र सिकोड़े अवधूत बोला। आज इधर कैसे आ गया भूले से? भूले से नहीं आया, पूर्वता मुस्कुराता दफेदार बोला। ऐसा? ऊपर कैसा है? ऊपर? ऊपर किधर? तेरे को मालूम किधर। आज मेरे को भी किस्मत आजमाने का है। ऊपर कुछ नहीं है। बंडल मारेला है? कुछ नहीं है, रेड पड़ गई थी, बंद करना पड़ा। रेड 5 महीने पहले पड़ी थी, क्योंकि तू पुलिस को हफ्ता नहीं पहुंचाया। तब ऊपर चलता तेरा जुआ घर 7-8 दिन बंद रहा था, फिर सब सेट हो गया था, और अभी तक सेट ही है। क्या मांगता है? किस्मत आजमाना मांगता है। बोला ना। असल में क्या मांगता है? जफर सुल्तान और ख्वाजा। वो इधर नहीं है। खामखा, जब हमेशा होते हैं तो अब क्यों नहीं है? बोला ना नहीं है। देखते हैं, रास्ता दिखा बिरादर। दफेदार अवधूत सख्ती से बोला। मैं इधर गलाटा नहीं मांगता। गलाटा नहीं मांगता इसलिए तेरे को इधर देखना नहीं मांगता। तेरे को भी परदेसी। ऐसा? हाँ। जानता है किसको हुल दे रहा है? जानता हूँ। भाई के आदमी से ऐसे पेश आने की मजाल होती तो नहीं किसी की मुंबई शहर में। मेरा भाई से कोई पंगा नहीं, मेरी भाई से कोई अदावत नहीं। मैं गलाटा नहीं मांगता,
इसलिए भाई के आदमी से ऐसे पेश आएगा तो पंगा तो होगा, अदावत तो होगी। मैं गलाटा नहीं मांगता। तुम दोनों के छुपे हुए हाथों में गन है, मेरे को मालूम। पण क्या पण? अवधूत ने फोरमैन को संकेत किया। फोरमैन ने दराज में हाथ डालकर एक रिवॉल्वर निकाल ली। दूसरी अवधूत ने काबू में कर ली। हाथ जेब में ही रहे। अवधूत चेतावनी भरे स्वर में बोला, हुक्म सिर माथे। दफेदार व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, मेरा जुआघर इसलिए चलता है क्योंकि इधर आने वालों की सेफ्टी की गारंटी होती है। मैं ऐसी धांधली चलने दूंगा तो कौन मेरी गारंटी को खातिर में लाएगा? प्रॉब्लम तो है भाई तेरी, और उसका हल ये है कि चुपचाप इधर से नक्की कर। ये हुक्म है, गुजारिश है। गुजारिश मुझे न कबूल हो तो अवधूत ने आहसी भरी, तुम दोनों का आगे बढ़ा अगला कदम जहन्नुम की देहरी पर होगा। हम दोनों का? हाँ। दफेदार ने बड़ी गंभीरता से हुंकार भरी और एकाएक मुंह से सीटी बजाई। प्रेत की तरह फाटक पर 3 आदमी प्रकट हुए। तीनों के हाथ में LMG थी। इन 3 के बारे में क्या कहता है अवधूत? दफेदार बोला। अवधूत ने जवाब न दिया। उसके गले की घंटी जोर से उछली। 7 बाहर हैं। दफेदार धीरे से बोला, ऐसीज हथियार बंद। अवधूत का रिवॉल्वर वाला हाथ झुक गया। फोरमैन पर भी वो ही प्रतिक्रिया हुई। भाई राजा आदमी है, दफेदार बोला। वो किसी का धंधा बिगाड़ने के खिलाफ है। तभी मैं खाली परदेसी को लेकर भीतर आया। क्या? जोर से थूक निकलता अवधूत बोला, क्या मांगता है? बोला तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। दफेदार ने इनकार में सिर हिलाया। क्या बांधा है? मुझे पिछवाड़े के चोर दरवाजे की खबर है। अवधूत ने गहरी सांस ली और बेबस अंदाज से गर्दन हिलाई। तो वो बोला, लेके चल। अवधूत की निगाह फाटक की तरफ उठी। खाली मेरे को और परदेसी को। अवधूत का सिर सहमति में हिला। उसने रिवॉल्वर दराज में डाल दी और उसके इशारे पर वैसा ही फोरमैन ने किया। आओ, अवधूत उठता हुआ बोला। शुक्रिया, दफेदार बोला। दोनों अवधूत के पीछे हो लिए। गैरेज के पिछवाड़े में एक बंद दरवाजा था। अवधूत ने दरवाजा खोला तो पीछे से एक ऑफिस नुमा कमरा प्रकट हुआ। कमरे की एक समूची दीवार के साथ छत तक पहुंचने वाले क्लोजेट थे। उसने एक क्लोजेट का दरवाजा खींचा तो भीतर अपने आप बत्ती जल उठी और वहां से ऊपर को जाती सीढ़ियां दिखाई दी। अवधूत दरवाजे से परे हटके खड़ा हो गया। साथ चल, दफेदार बोला। इतना बख्श बाप, अवधूत याचनापूर्ण स्वर में बोला, वरना जो शामत उन पर आने वाली है उसके लिए मेरे को ही जिम्मेदार मान लिया जाएगा। वैसे नहीं मान लिया जाएगा। तू चाहेगा तो नहीं मान लिया जाएगा। समझो, तुम दोनों भी जुआ खेलने आए, फिर कैसे मान लिया जाएगा? तभी मैं उन्हें गैराज में बुलाने को बोला। क्या पता बुलाता या चोर दरवाजे से खिसकाता। अवधूत ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा। ठीक है, दफेदार बोला। उन्हें साथ लेकर इधर से निकल लेना। गुजारिश है, जो करना कहीं और जाके करना। क्या? कुछ भी, जो भी मन में हो। देखता है। दोनों सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे। ऊपर लकड़ी के फर्श वाला नीची छत वाला हॉल था जो कि मेज़नीन फ्लोर कहलाता था। वो फ्लोर जब बना था तो यकीनन उस काम के लिए नहीं बना था जो कि उस घड़ी वहां हो रहा था। वहां 15-16 टेबल बिछी हुई थी जिनमें से अधिकतर पर लोग मौजूद थे और फ्लैश खेल रहे थे। एक दीवार में शीशे की खिड़कियां थी जिन पर इतने मोटे पर्दे पड़े हुए थे कि रोशनी बाहर नहीं जा सकती थी। हॉल सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था, लेकिन वहां उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं जान पड़ता था। दफेदार की निगाह पैन होती ही हॉल में फिरी। जफर सुल्तान उसे परले सिरे की एक टेबल पर बैठा दिखाई दिया। दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। दफेदार दबे स्वर में बोला, उसे ढूंढ, मैं इसकी खबर लेता हूँ। परदेसी ने सहमति में सिर हिलाया। दफेदार हॉल में बाएं से आगे बढ़ा। परदेसी ने दाईं ओर का रुख किया। तभी जफर सुल्तान की नजर दफेदार पर पड़ी। उसके नेत्र फैले। तत्काल उसने पत्ते फेंके, उठकर खड़ा हुआ और घूमकर पिछवाड़े के एक बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरूर उधर चोर दरवाजा था, दफेदार ने मन ही मन सोचा। वो वहां चोर दरवाजे के वजूद से वाकिफ था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ था। वहीं रुक जा जफर। दफेदार जेब से रिवॉल्वर निकालकर
उसकी तरफ तानता हुआ कड़क कर बोला। हॉल में एकाएक मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सब ताश खेलना भूल गए और मुंह पाए दफेदार की तरफ देखने लगे। अधिकतर लोग जानते थे कि दफेदार कौन था और कितना खतरनाक था, इसलिए किसी ने अपने स्थान से हिलने तक की कोशिश न की। जफर सुल्तान ने रुकने की नीयत न दिखाई। उसने बंद दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो भी चुका था, जबकि उसकी खोपड़ी से दफेदार की गन से निकली गोली आकर टकराई और वहीं ढेर हो गया। गोली की आवाज, जो कि हॉल के बंद वातावरण में बहुत जोर से गूंजी थी, ख्वाजा ने टॉयलेट में तब सुनी जबकि वो वहां से निकलकर हॉल में कदम रखने ही वाला था। उसको धराशायी हुआ जफर सुल्तान तो न दिखाई दिया, लेकिन दफेदार की धुआं उगलती गन की एक झलक दरवाजा वापस बंद करते करते उसे बराबर दिखाई दी। टॉयलेट में है, उसे परदेसी की आवाज सुनाई दी। ख्वाजा ने टॉयलेट का दरवाजा भीतर से बंद किया और व्याकुल भाव से वहां के सीमित क्षेत्र में निगाह दौड़ाई। कमोड के पीछे एक रोशनदान था। उसे कोई उम्मीद दिखाई दी तो उसी में दिखाई दी। दरवाजे पर बाहर से चोटें पड़ रही थी। वो कमोड पर चढ़ गया। उसने रोशनदान को खोलने की कोशिश की तो उसे जाम हुआ पाया। दरवाजा बाहर से पड़ती चोटों से हिल रहा था और किसी भी क्षण टूट सकता था। ख्वाजा ने आतंकित भाव से फिर टॉयलेट में निगाह दौड़ाई तो उसे कमोड के करीब दीवार के साथ टिका खड़ा कमोड साफ करने के काम आने वाला लकड़ी का ब्रश दिखाई दिया। उसने झपट कर ब्रश उठाया और अंधाधुंध उसके प्रहार रोशनदान के शीशे पर किए। शीशा टूट गया और आइंदा चोटों से उसके टूटे टुकड़े चौखट में से निकल गए। दरवाजा जोर से चरमराया। वो कमोड पर से पानी की टंकी पर चढ़ा और वहां से आगे रोशनदान तक पहुंचा। बड़ी मुश्किल से वो रोशनदान से पार निकल पाया। उस कोशिश में उसे कई खरोंचें लगी, लेकिन वो फिर भी राजी था कि वो अब इमारत से बाहर था। बाहर? उसने नीचे झांका तो उसका सांस सूख गया। तभी दरवाजा टूट कर गिरा। मरता क्या न करता के अंदाज से उसने नीचे छलांग लगा दी। एक जोर की धड़ाम की आवाज के साथ वो एक कार की छत पर जाकर गिरा। उसका पोर पोर झनझना गया, लेकिन वो गंभीर चोट खाने से वो बच गया। जो कि वो नीचे सड़क पर जाकर गिरता तो उसे लगती। वो सीधा हुआ। वो रहा, पीछे रोशनदान में से चिल्लाया। उसने कार से नीचे छलांग लगाई और जान छोड़कर सामने को अंधेरी गली में भागा। 2 फायर हुए। वो बाल बाल बचा। 2 फायर और हुए, लेकिन तब तक वो अंधेरी गली में बहुत गहरा धंस चुका था और अंधेरे का अंग बन चुका था। जामनानी अपने शेवरले में सवार था, जिसे कि हमेशा की तरह उसका ड्राइवर भागचंद चला रहा था। गाड़ी करोल बाग से निकलकर पूसा रोड पर पहुंची और दाएं घूमी। 2 चौराहे पार कर वो मैकडॉनल्ड की जगमग जगमग फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने रुकी। जामनानी कार में से निकला और बिना दाएं झांके रेस्टोरेंट की 4 सीढ़ियां चढ़ के भीतर दाखिल हो गया। भीतर उस घड़ी काफी भीड़ थी। कैश काउंटर पर भी लाइन लगी हुई थी, जिसमें वो खड़ा हो गया। शेवरले से थोड़ी दूर ऑन खड़ी हुई दोरंगी फिएट में से इकबाल बाहर निकला। लापरवाही से टहलता हुआ आगे बढ़ा और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। वो कैश काउंटर पर पहुंचा और जामनानी के पीछे जा खड़ा हुआ। 5 मिनट में जामनानी का नंबर आया, फिर इकबाल का। उसने 3 पेप्सी के दाम चुकाए। काउंटर पर जाकर कार्डबोर्ड के कार्टन में पेप्सी हासिल किए और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। सहज भाव से चलता हुआ वो जाकर फिएट की पिछली सीट पर बैठ गया। आगे रहमान और अनीस मौजूद थे। उसने 2 पेप्सी उन दोनों को पकड़ाई और बोला, 3 पिज्जा चिकन चिली कैप्सिकम, 3 महाबर्गर, 3 फ्रेंच फ्राइज, 4 चिकन सैंडविच, 1 पेप्सी। 20-25 मिनट लगेंगे। तो पेप्सी क्यों लाया? रहमान बोला। लो, उसके पीछे लाइन में लगा था तो कुछ तो लेना था। ना लेता तो फौजदारी हो जाती। हद है ना शुक्रेपन की। लाओ वापस करो, मैं तीनों पी लूँगा। अच्छा, 5 मिनट बाद चक्कर लगाना। कार में खामोशी छा गई। 5 मिनट बाद इकबाल रेस्टोरेंट में गया और उल्टे पांव वापस लौटा। 1 सैंडविच खा रहा है, वो बोला, और पेप्सी पी रहा है। 3 पैक सैंडविच मेरे सामने ली। सैंडविच रेडीमेड माल है, रहमान बोला। पेप्सी की तरह झट मिलता है। हाँ, महाबर्गर भी बारी आने पर जल्दी मिल जाएगा। पिज़्ज़ा में टाइम लगेगा। वो आ रहा है।
ड्राइविंग सीट पर बैठा अनीस बोला। सबकी निगाह शेवरले की तरफ उठी। पेप्सी चुसकती झामनानी ने सैंडविच के कार्डबोर्ड के डिब्बे और फ्रेंच फ्राइज के लिफाफे भागचंद को पकड़ाए और वापस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आया और कार्डबोर्ड के 3 और डिब्बे भागचंद को थमा गया। महाबर्गर होंगे, इकबाल बोला। डिब्बे उसी साइज के हैं। रहमान ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, एक चक्कर काट गया, क्या फायदा, बार बार जाने से पहचान में आ जाने का अंदेशा है। एक आखिरी बार और जा। इकबाल गया और पूर्वतः उल्टे पांव वापस लौटा। टाइम लगेगा उसे अभी। उसने रिपोर्ट पेश की। अभी उसका पिज्जा का नंबर दूर है। तुझे क्या खबर उसके नंबर की? रहमान बोला। क्यों नहीं खबर, उसके ऐन पीछे मैं था। जो मेरी कैश मीमो का नंबर था उससे पहला नंबर उसका ना हुआ। काफी सयाना हो गया है। 452 नंबर है उसका। अभी तो 443 चल रहा है। टाइम लगेगा। ठीक है। वो खामोशी से कार में बैठे रहे। 10 मिनट गुजर गए। रहमान ने बेचैनी से पहलू बदला। 5 मिनट और गुजारे। देख क्या, वो चिंतित भाव से बोला। वैसे ही चिंतित भाव से इकबाल ने सहमति में सिर हिलाया और कार में से निकला। वो जाकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। 2 मिनट बाद वो लपकता हुआ वापस लौटा। नहीं है, वो बौखलाए स्वर में बोला। क्या नहीं है? नंबर 456 चल रहा है। उसके पिज्जा तैयार काउंटर पर पड़े हैं। नोटिस बोर्ड पर उसका नंबर फ्लैश हो रहा है। उसका ऑर्डर ठंडा हो रहा है। टॉयलेट में होगा। देखा नहीं है तो कहाँ चला गया? गाड़ी तो खड़ी है। उसका ड्राइवर इधर आ रहा है, अनीस बोला। रहमान ने घूमकर सामने देखा। भागचंद करीब पहुंचा। वो कार की पैसेंजर साइड पर पहुंचा और एक कागज रहमान की तरफ बढ़ाने लगा। क्या है? रहमान बोला। झामनानी साहब की तरफ से तोहफा है। भागचंद सहज भाव से बोला। क्या? 3 पिज्जा चिकन चिली कैप्सिकम। जाके काबू में करो, ठंडे हो रहे हैं। रहमान मुंह बाए उसे देखता रहा। वैसा ही हाल उसके भाइयों का था। उसे कैश मीमो थामता न पाकर भागचंद ने खिड़की में हाथ डालकर कैश मीमो रहमान की गोद में डाल दी और यूं टहलता हुआ शेवरले की तरफ बढ़ गया जैसे कंपनी बाग में वॉक के लिए निकला हो। पीछे फिएट में बैठे तीनों के चेहरों पर कालक पुती छोड़कर एक टैक्सी होटल सी यू की मॉर्की में आकर रुकी। टैक्सी के पैसेंजर ने बिना मीटर देखे अगली सीट पर कुछ नोट उछाले और झपटकर बाहर निकला। डोरमैन का हाथ आदतन खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो पैसेंजर इतना उतावला था कि उसने पहले ही दूसरे दरवाजे को धक्का दिया और भीतर दाखिल हो गया। लपकता हुआ वो रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन उस समय खाली था। उस पर मौजूद 2 क्लर्कों में से एक उसकी तरफ आकर्षित हुआ। यस सर, वो व्यवसाय सुलभ स्वागतपूर्ण स्वर में बोला। मुझे? ख्वाजा हाफता हुआ बोला। बॉस से मिलना है, फौरन। क्लर्क ने सशंक भाव से आगंतुक पर निगाह डाली। ये देखकर उसकी भवें उठी कि जो सफेद सफारी सूट आगंतुक पहने था उस पर कई तरह के दाग धब्बे थे। पतलून का एक पहुंचा घुटने के करीब से फटा हुआ और खुद आगंतुक के चेहरे पर और हाथों और कलाइयों पर कई जगह खरोंचे दिखाई दे रही थी। ख्वाजा बार बार व्याकुल निगाहों से पीछे दरवाजे की तरफ देख रहा था। अंधेरी से वो अपनी कार पर रवाना हुआ था, लेकिन तत्काल ही एक नहीं 2 कारों को उसने अपने पीछे लगा पाया था जो कि उसे रोकना चाहती थी या उसे एक्सीडेंट कर देने पर मजबूर करना चाहती थी। उनसे निजात उसे तब मिली थी जब वो एक बिजी चौराहे की लाल बत्ती पर पहुंचा था। वहां वो बीच सड़क पर कार खड़ी छोड़कर सड़क के पार दौड़ा था और विपरीत दिशा में जाती एक खाली टैक्सी को रोककर उसमें सवार हो गया था। उस कोशिश में एक बस की चपेट में आने से वो बाल बाल बचा था, लेकिन अपने पीछे लगी कारों से तब उसका पीछा छूट गया था। लेकिन पीछा पक्का ही छूट गया था। इस बाबत न जाने क्यों उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। विच बॉस सर? उसकी तंद्रा टूटी। क्या? वो बोला। क्या? मैं पूछ रहा था सर, क्लर्क बोला, कि आप कौन से बॉस से मिलना चाहते हैं? बिग बॉस से। और किससे? और कौन मुझे पनाह दे सकता है? सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि। कान इधर करो। झिझकते हुए क्लर्क ने अपना सिर आगे किया। सोहल से, ख्वाजा फुसफुसाता सा बोला। जी? सोहल, सोहल से। वो कौन है? तुम्हें नहीं मालूम? जी नहीं।
तो मुझे किसी ऐसे शख्स से मिलाओ जिसे मालूम हो। ये जिन साहब का आपने नाम लिया वो यहाँ ठहरे हुए हैं, गेस्ट हैं हमारे होटल के? नहीं, मालिक हैं। क्लर्क ने यूं उसकी तरफ देखा जैसे किसी पागल का प्रलाप सुन रहा हो। सर, वो बोला, लगता है आप किसी गलत जगह पर आ गए हैं। मैं ठीक जगह पर आया हूँ। तुम मेरी बात समझो, मेरी प्रॉब्लम समझो और फौरन मुझे बिग बॉस के हुजूर में पेश करो, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। जी, जल्दी करो, खुदा के वास्ते जल्दी करो। मैं मैनेजर से बात करता हूँ। रिसेप्शन की कॉल नाइट शिफ्ट के मैनेजर ने रिसीव की। उसे मामला अपनी ड्यूटीज के स्कोप से बाहर वाला लगा, इसलिए उसने सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाड़े से बात की, जो कि संयोगवश ही उस घड़ी होटल में मौजूद था। तिलक मारवाड़े ने आगे राजा साहब के सेक्रेटरी कॉल को फोन लगाया। विमल संयोगवश तब टॉयलेट में था। उसके वक्ती गैर हाजिरी की उस घड़ी में फोन इरफान ने सुना और संजीदगी से सिर हिलाया। तभी टॉयलेट से विमल बाहर निकला। इरफान ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और उसकी तरफ आकर्षित हुआ। विमल की भवें उठी। नीचे लॉबी में एक भीड़ू पहुंचा है। इरफान बोला, सोहल को पूछता है। वजह? पनाह पाने का तमन्नाई है, जो न मिली तो बोलता है बेमौत मारा जाएगा। पनाह यहाँ और सोहल से हासिल। मैं सोहल बोला बाप। क्या मतलब हुआ इसका? दुश्मनों की कोई चाल जान पड़ती है। चाल? उस भीड़ू को पनाह देना, ये तस्लीम करना होगा कि सोहल इधर पाया जाता है। पनाह चाहता क्यों है वो मैं अभी मालूम कर लूंगा, पर पनाह नक्को बाप, वो तो और वजह से भी नक्को। और वजह? ये 5 स्टार डीलक्स होटल है, जिसकी बिगड़ी साख को संवारना हमारा मेन मिशन है। हमने ऐसी बातों को तरह दी तो हमारे में और बखिया में फर्क क्या रह जाएगा? बरोबर बोला बाप। बस लॉबी में जहांगीरी घंटा लटकाने की कसर रह जाएगी। कोई भी आके जंजीर खींचेगा और बोलेगा सोहल से मिलना है। सोहल बोलेगा बंदा हाजिर है। वही तो मैं देखता है। इरफान रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से क्लर्क की तरफ देखा। क्लर्क ने फौरन रिसेप्शन पर मौजूद इकलौते शख्स की तरफ इशारा कर दिया। उस इशारे ने ही ख्वाजा को अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास कराया। उसने घूम कर देखा। इरफान। फिर उसके मुंह से निकला, मेरे भाई, अब मेरी जान बच गई। क्या है? इरफान सर स्वर में बोला। कौन हो? नहीं पहचाना? नहीं, मैं ख्वाजा, घाटकोपर वाला। इरफान ने गौर से उसे देखा। उसका तो जैसे काया पलट हो गया था। हमेशा पठान सूट या कुर्ता पैजामा पहनने वाला, सिर पर जालीदार गोल टोपी लगाने वाला और दाढ़ी रखने वाला ख्वाजा उस वक्त क्लीन शेव्ड मॉडर्न हेयर स्टाइल वाला सफारी सूट वाला साहब बना उसके सामने खड़ा था। ख्वाजा, उसने दोहराया। घाटकोपर वाला। अब पहचाना? नहीं, इरफान पूर्वता सर स्वर में पूरा। अरे बिरादर, काहे नहीं पहचाना? खाली दाढ़ी ही तो। क्या मांगता है? ख्वाजा हकपकाया। उसने व्याकुल भाव से क्लर्क की तरफ देखा और बोला, इधर आ बिरादर, बताता हूँ। ख्वाजा उसे रिसेप्शन से परे लॉबी के एक पिलर की ओट में ले गया। क्या है? इरफान बोला, मेरी जान खतरे में है, बाल बाल बचा हूँ। यूं समझो कि मौत छू कर गुजर गई। क्या किस्सा है? ख्वाजा ने अटकते झिझकते किस्सा बयान किया। किस्से में इनायत दफेदार और जैकब परदेसी का जिक्र सुनकर इरफान चौकन्ना हुआ, लेकिन खामोश रहा। ओह, वो खामोश हुआ तो इरफान बोला, तो दफेदार खिलाफ हो गया? दफेदार, जो कि भाई का खास है? हाँ। मुंबई में कहाँ पाया जाता है? मालूम नहीं। बंडल मारेला है। भिंडी बाजार में एक ट्रेवल एजेंसी है, उधर फोन लगाओ तो वापस कॉल करता है। और कुछ नहीं मालूम, अल्लाह कसम, और कुछ नहीं मालूम। और वो जैकब परदेसी, उसके लिए दगड़ी चौल के एक ईरानी रेस्टोरेंट में संदेशा छोड़ना पड़ता है। पता उसका भी नहीं मालूम? मालूम है, धारावी के इसी नाम के होटल के कमरा नंबर 5 में रहता है। इधर क्यों आया? इधर क्यों आया? बिरादर, मेरे और जफर सुल्तान के सिर पर जो मुसीबत टूटी, वो क्यों टूटी? क्यों टूटी? क्योंकि हमने सोहल के खिलाफ जाना कबूल न किया। वजह अक्खा अंडरवर्ल्ड जानता है। अक्खी कंपनी को खलास करने वाले सोहल की ताकत को इधर कौन नहीं जानता, कौन नहीं पहचानता? बिरादर, दरिया में रहकर मगर से बैर कहीं होता है? ऐसे इस दफेदार को बोलना था। बोला, बरोबर बोला, पर वो तो नहीं पहचानता सोहल की ताकत को। सोहल को मच्छर बोलता था,
जिसे कि भाई जब चाहे मसल सकता था। तू ऐसा नहीं समझता? अब तो कोई भी ऐसा नहीं समझता। भाई उधर दिल्ली से जो मुंह काला करवा कर लौटा, उसकी बाबत इधर अंडरवर्ल्ड का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये कहना चाहता है कि आज की तारीख में भाई के कहने पर सोहल के खिलाफ जाने की मजाल किसी की नहीं हो सकती। सबकी बात मैं कैसे बोल सकता हूँ बिरादर? अपनी अपनी अक्ल है, अपना अपना हौसला है, अपना अपना लालच है। कोई बड़ा रिस्क लेकर बड़ी सुपारी उठाना मांगता है तो उसे कौन रोक सकता है? इधर क्यों आया बिरादर? बोला तो नहीं बोला। पनाह मांगता आया बिरादर, पनाह मांगता आया। मौत मेरे पीछे है। ऐसे में यही एक जगह है जहां मुझे मौत से निजात मिल सकती है। खामखा बिरादर, जब खुद सोहल इधर मुझे पनाह देगा तो? सोहल का इधर क्या काम? ये 5 स्टार होटल है। सोहल जैसे गैंगस्टर का इधर क्या काम? क्या बोला बिरादर? जो तू सुना। गुस्ताखी माफ बिरादर। फिर तेरा भी इधर क्या काम? मैं मुलाजिम है होटल का। इधर सिक्योरिटी ऑफिसर की मुलाजमत करता है। बिरादर, क्यों दाई से पेट छुपाता है? तुकाराम और वागले के अंडर में चलने वाला कल का मामूली प्यादा अफसर बोलता है अपने आप को, वो भी इतने बड़े होटल की सिक्योरिटी का। मैं तरक्की किया। सोहल जैसे बिग बॉस के वफादार तरक्की करते ही हैं। अब तू फटाफट बॉस के हुजूर में मेरी पेशी करा ताकि मैं उसकी कदम बोसी का फक्र हासिल कर सकूं और उसकी ऊंची औकात और बड़ी हस्ती के जेरे साया पनाह पा सकूं। माथा फिरेला है? अरे क्या बोला मैं? क्या सुना तू? मैं बोला सोहल का इधर क्या काम? ख्वाजा के मुंह से बोलना फूटा। कितनी ही देर वो अवाक इरफान को देखता रहा। बिरादर, फिर वो कातर भाव से इतने धीमे स्वर में बोला कि इरफान बड़ी मुश्किल से सुन पाया। अक्खी मुंबई से पूछ ले, यही सुनने को मिलेगा कि ये होटल वैसी सोहल के कब्जे में है जैसे पहले गजरे के कब्जे में था, उससे पहले इकबाल सिंह के कब्जे में था और उससे और पहले बखिया के कब्जे में था। इसलिए ये बात गलत है, बेबुनियाद है। होटल के मौजूदा मालिक का नाम राजा गजेंद्र सिंह है। जहां से मर्जी पता कर ले। सोहल किसी को भी मालिक बना सकता है। कहने को मालिक कोई भी हो सकता है, लेकिन असलियत यही है कि ये कंपनी का हेडक्वार्टर है और कंपनी का निजाम अब सोहल के हाथों में है। अरे खरदिमाग, कंपनी खत्म है। उसका मुर्दा बहुत गहरा दफन हो चुका है। ये फर्जी बात है, फैलाई हुई बात है। कंपनी ना खत्म है ना हो सकती है। बड़ी हद में ये मान सकता हूँ कि कुछ अरसा कंपनी का नाम न लेने में नए बिग बॉस सोहल को अपनी कोई भलाई दिखाई देती है। तू तू दीवाना है। जो मर्जी कह बिरादर, मेरे को दीवाना कह या अहमक या मेरे को पहचानने से इनकार कर, मैं सोहल से मिले बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। ये नामुमकिन है, क्योंकि मुलाकात नामुमकिन है किसी वजह से तो कोई वांदा नहीं, पर तू ऐसा बोल तो सही। पर पनाह तो नामुमकिन नहीं। ये पनाहगाह नहीं है, 5 स्टार डीलक्स होटल है। पनाह मांगता है तो थाने जा। अपनी जान को खतरा महसूस करता है तो जाके पुलिस को बता। पर इधर से अभी का अभी टल, हरगिज नहीं। बाहर फेंकवा दिया जाएगा। तू ऐसा कर सकता है बिरादर। आखिर सिक्योरिटी ऑफिसर बोला तो अपने आप को इधर का, पर तूने ऐसा किया तो मेरा खून तेरे सर होगा, सोहल के सर होगा। अल्लाह, लगता है तुझे जबरन यहाँ से निकालवाने का नामुराद काम मुझे करना ही पड़ेगा। ये तेरा आखिरी फैसला है इरफान अली? पहला भी यही था। तू अपने मुसलमान भाई को नाहक जिबा हो जाने देगा? तौबा, फिर पहुंच गया एक आने वाली जगह पर। अच्छी बात है, मैं जाता हूँ मौत के आगोश में। बिरादर, एक मामूली जहमत गवारा हो तो कर लेना। क्या? सोहल तक मेरा एक पैगाम पहुंचा देना। अरे क्या? उसे बोलना उसके एक शहदाई ने अपना खून उसे माफ किया। इरफान हक्का पक्का सा उसका मुंह देखने लगा। ख्वाजा भारी कदमों से बाहर की ओर बढ़ा। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए इरफान उसे जागता देखता रहा। डोरमैन ने रुखसत पाते मेहमान के लिए शीशे का दरवाजा खोला। तभी एक टैक्सी मॉर्की में पहुंची। ख्वाजा ने देखा कि टैक्सी खाली थी। उसने उसे इशारा किया। ड्राइवर ने भीतर से ही हाथ निकालकर टैक्सी का मीटर डाउन किया और फिर पीछे का उसकी ओर का दरवाजा खोला। ख्वाजा टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी तत्काल आगे बढ़ चली। टैक्सी ड्राइवर न सिर्फ वर्दी वाला था,
बल्कि वो सिर पर शोफरो जैसी पीक कैप भी पहने था, जो कि सफेद की जगह वर्दी जैसे खाकी रंग की थी। बोरीवली चलने का है, वो ड्राइवर की पीठ से बोला। जवाब में ड्राइवर ने हुंकार भरी। टैक्सी ने होटल का ड्राइववे पार किया और आयरन गेट से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई। उस घड़ी सड़क सुनसान पड़ी थी। टैक्सी मंथर गति से सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ी और फिर एकाएक सड़क से उतरकर एक पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई। क्या हुआ? ख्वाजा व्यग्र भाव से बोला। बोलता है, ड्राइवर बोला। उसने हेडलाइट्स ऑफ की और डोम लाइट जलाई। क्या बांधा है? ख्वाजा बोला। क्यों रोकी टैक्सी? ये टैक्सी बोरीवली नहीं जाती। बोरीवली नहीं जाती? अरे ये टैक्सी है कि बस है? ये एक ही रूट पकड़ती है। एक ही रूट पकड़ती है? कौन सा? जहन्नुम का। क्या? जवाब में ड्राइवर घूमा। उसने अपने सिर पर से पीक कैप उतारी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। क्या? डोम लाइट की रोशनी में ड्राइवर की सूरत पर निगाह पड़ते ही ख्वाजा के प्राण कांप गए। वो जैकब परदेसी था। पिछली रात की तरह ही, लेकिन पिछले रोज के वक्त से कदरन देर बाद जियोज मेस में डीसीपी मनोहर लाल की डीसीपी एसपी श्रीवास्तव से मुलाकात हुई। दोनों ने चीयर्स बोला। क्या समाचार है? फिर मनोहर लाल बोला। कई समाचार हैं। श्रीवास्तव संजीदा लहजे से बोला। कहाँ से शुरू करूं? कहीं से भी करो, बल्कि साधुराम मालवानी से शुरू करो। एक ही नाम के दो आदमी निकले। या नर्सिंग होम में भर्ती मालवानी ही वो शख्स है जिसका कि झामनाने की गेस्ट लिस्ट में नाम है। दूसरी बात ठीक है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। वजह? हमारा भेजा इंस्पेक्टर मालवानी के नर्सिंग होम पहुंचा था, लेकिन साईं लोग उससे पहले वहां पहुंचे हुए थे। गवाह को फिट करके झामनानी और ब्रजवासी वहां से जा रहे थे, जबकि इंस्पेक्टर के मालवानी के कमरे में कदम पड़े थे। गवाह को फिट करके? हाँ, मालवानी का दावा है कि वो झामनानी के फार्म से ही लौट रहा था, जबकि उस पर मॉब अटैक हुआ था। वो पहले ऐसा क्यों नहीं बोला था? कहता है उससे पूछा नहीं गया था। अलबत्ता ये उसने बराबर कहा था कि वो एक पार्टी से लौट रहा था। पहले उससे किसी ने ये सवाल नहीं किया था कि वो पार्टी कहाँ थी जहाँ से कि वो लौट रहा था। उस वक्त ये बात रेलेवेंट नहीं थी। वो भुक्तभोगी था, कातिलाना हमले का शिकार हुआ था, इसलिए तब किसी को ये बात अहम न लगी कि वो लौट कहाँ से रहा था। इसी बात को झामनानी एंड कंपनी ने कैश किया और झामनानी की गेस्ट लिस्ट पर सवालिया निशान लगने से रह गया। लेकिन पार्टी तो अगले रोज थी, पिछले रोज भी थी, अगले से अगले रोज भी थी। जब तक चलती तब तक थी। मालवानी कहता है कि आधी रात तक वो वहां था। अटैक का शिकार न हुआ होता तो अगले रोज फिर वहां पहुंचता। ओह, इसे मैं पुलिस की बैड लक ही कहूंगा कि हमारे इंस्पेक्टर से पहले वो कमबख्त वहां पहुंचे। इंस्पेक्टर पहले पहुंचा होता तो मालवानी की कहानी यकीनन जुदा होती। अब मुझसे सच नहीं कुबुलवाया जा सकता। मुझे उम्मीद नहीं कि एक बार झामनानी एंड कंपनी का सिखाया पढ़ाया बयान दे चुकने के बाद अब वो उनसे दगा करेगा। उसे जबरन ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कैसे? ये सोच के जवाब देना कि वो खस्ता हालत में नर्सिंग होम में भर्ती है और पब्लिक की हमदर्दी उसके साथ है। उस पर हुए हमले को पुलिस की कोताही बताया जा रहा है। यानी कि वो कहानी खत्म? फिलहाल तो यकीनन। लाश की तलाश कहाँ पहुंची? फार्म से हमारे हवलदार की लाश बरामद नहीं हुई, आसपास से भी नहीं बरामद हुई, लेकिन अभी तलाश जारी है और जारी रहेगी। देखते हैं, शायद कोई नतीजा निकले। कारआमद नतीजा तो यही होता है कि लाश झामनानी के फार्म से बरामद हुई होती। नहीं हुई। मैंने कल ही बोला था कि झामनानी जैसा घुटा हुआ खलीफा ऐसी नादानी नहीं कर सकता था। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि नादानी करनी पड़ती है। इस बार नहीं बने, नादानी नहीं हुई। तुम सुनाओ, तुमने जॉइंट कमिश्नर को जो नोट लिखा था उसका क्या हुआ? कमिश्नर से मीटिंग हुई? नहीं, लेकिन जॉइंट कमिश्नर ने बुलाया था और मेरे से मशवरा करके खुद कमिश्नर के पास गया था। कमिश्नर ने झामनानी को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर बुलाए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। उसके हेडक्वार्टर आने में आनाकानी या टाल मटोल करने की सूरत में या आने से इनकार की सूरत में उसे हिरासत में ले लिए जाने का भी हुक्म हुआ है। दैट्स गुड न्यूज़। ये बेटर न्यूज़ होती अगर उसे सीधे ही हिरासत में ले लिए जाने का हुक्म हुआ होता।
तब मैं उसे रात को पकड़ मंगवाता। अब मुझे हेडक्वार्टर में उसकी हाजिरी का कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। वो तो है, बाकी 3 बिरादरी भाइयों की बाबत क्या हुक्म हुआ? अभी कोई हुक्म नहीं हुआ। उनकी बाबत हुक्म जो भी होना होगा तब होगा, जब मैं झामनानी से हुई पूछताछ की रिपोर्ट फाइल करूंगा। लिहाजा टाइम लगेगा। 2 दिन तो लगेंगे ही। क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन में वो लोग कोई गायब थोड़े ही हो जाएंगे। वो तो है, इंस्पेक्टर नसीब सिंह की विजिलेंस से कुछ हाथ लगा? वैसा कुछ नहीं लगा जैसा कि उससे उम्मीद थी। अलबत्ता एक अहमकाना करतब तो कर ही दिया उसने। क्या किया? मनोहर लाल ने बताया। तौबा, श्रीवास्तव बोला। ऐसी दीदा दिलेरी, इसी को कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। किया क्या उसका? हिरासत में ले लिया है। सुबह इंक्वायरी होगी, उसे अपनी सफाई का मौका दिया जाएगा। दे पाएगा कोई माकूल सफाई? दे भी चुका है। अच्छा, क्या कहता है? डीसीपी मनोहर लाल कोई जाति खुंदक निकालने के लिए उसे फंसा रहा है। पुलिस वालों के साथ बदसलूकी का जो इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है वो झूठा है। उसने कोई चाबी जीप के इग्निशन से नहीं निकाली थी। उसने कोई फोन झाड़ियों में नहीं फेंका था। उसे तो खबर भी नहीं थी कि जब वो अपने एक दोस्त से मिलने मोती नगर जा रहा था तो उसकी निगाह पीने के लिए पुलिस उसके पीछे थी। सब झूठ बोल रहे हैं? सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही, सब? हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब डीसीपी मनोहर लाल के सिखाए पढ़ाए हैं। सब मिली भगत है और जो कुछ हुआ बताया जा रहा है वो सब मन घड़ंत है। उसके खिलाफ गहरी साजिश का एक हिस्सा है और वो सवेरा होते ही हाई कोर्ट में अपील लगाएगा। किस बिना पर? हैरेसमेंट, इलीगल कन्फाइनमेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स, मिसयूज ऑफ हाई ऑफिस, यूनिलेटरल सस्पेंशन रिजल्टिंग एन एक्सट्रीम ह्यूमिलेशन। अरे, इतने सारे चार्जेस सोचे भी बैठा है। किसी शातिर वकील का हाथ थाम भी लिया क्या? क्या पता क्या किया, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी जाहिर है। हर बात से मुकर कर दिखाता है और हर बात के लिए डीसीपी मनोहर लाल को जिम्मेदार ठहराता है। पछताएगा। कोई इकलौती उंगली उसकी तरफ उठी हो तो वो उठाने वाले की तरफ उसे मोड़ भी दे। उसकी तरफ तो कई उंगलियां उठी हुई है। किस किस का रुख डीसीपी की तरफ करेगा? अभी तो कर ही रहा है। खता खाएगा। कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहा है। मसलन क्या? वो उन रिश्वतों की लिस्ट पेश करेगा जो डीसीपी ने बजारिया एसएचओ पहाड़गंज खाई। हे भगवान, क्या बिल्कुल ही पागल हो गया है? डीसीपी ने उसे बर्बाद कर देने की धमकी दी क्योंकि उसने डीसीपी की मौज के लिए पहाड़गंज के होटलों में ठहरने वाली विदेशी टूरिस्ट लड़कियों का इंतजाम करने से इनकार किया। अरे, अभी तो शुरुआत है और सोचेगा तो और कहेगा। जितना ज्यादा इस बाबत सोचेगा उतना ज्यादा भौंकेगा। कोई समझाता नहीं उसे कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, खुदकुशी जैसी हरकतें कर रहा है। क्या पता, झामनानी से 2-4 होने की जो अथॉरिटी तुम्हें मिली है, अब तो तुम्हें उसका पूरा फायदा उठाना होगा। नसीब सिंह का मुंह बंद करने के लिए अब किसी न किसी तरह झामनानी का मुंह खुलवाना ही होगा। देखते हैं कल क्या होता है। तुम्हारा गिलास खाली है? मनोहर लाल की तवज्जो अपनी खाली गिलास की तरफ गई। उसने वेटर को इशारा किया। तत्काल उसे नया ड्रिंक सर्व हुआ। श्रीवास्तव ने भी अपना गिलास खाली किया और बोतल की बाकी बियर उसमें डाली। कुछ क्षण खामोशी से दोनों ने अपने अपने ड्रिंक को चुस्का। सुना है? फिर मनोहर लाल बोला, तुम्हारी जोन की पुलिस ने हेरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पकड़ी कहाँ यार? श्रीवास्तव तनिक हंसा। पुलिस की गोद में जैसे खुद आकर गिरी। मतलब? किसी ने कंट्रोल रूम में फोन किया कि मेहरौली महिपालपुर रोड पर आगे पीछे दौड़ती 2 कारों के बीच गोलियां चल रही थी। एक कार सफेद मारुति 800 थी और दूसरी काली एम्बेसडर थी। दोनों कारें इतनी खतरनाक रफ्तार से दौड़ रही थी कि वो किसी का नंबर नहीं देख पाया था। कंट्रोल रूम से तत्काल 2 नजदीकी पीसीआर वैन से संपर्क किया गया था और उन्हें उधर पहुंचकर तफ्तीश करने का आदेश दिया गया था। तब एक वैन को एन बीच सड़क पर लुढ़की एक कार्डबोर्ड की पेटी दिखाई दे गई थी जिसका मुंह खुल गया था और जिसमें से सफेद पाउडर से भरी पॉलिथीन की थैलियां बाहर बिखरी पड़ रही थी। पुलिस को उधर एक गवाह मिला जो बोला कि वो पेटी सफेद मारुति 800 में से फेंकी गई थी। उस सड़क पर तो फास्ट मूविंग ट्रैफिक के अलावा कुछ भी नहीं होता, वहां गवाह कैसे मिल गया?
गवाह एक नौजवान था जिसके स्कूटर का पहिया पंचर हो गया था और जिसे वो बदल रहा था, जबकि उसने सफेद मारुति 800 से वो पेटी बाहर फेंकी जाती देखी थी। था क्या पेटी में? प्योर अनकट हेरोइन, 100 ग्राम की 59 थैलियां। गिरने से कुछ थैलियां फट गई थी, लेकिन ये तस्दीक फिर भी हुई थी कि वो गिनती में 59 थी। गिनती पर कुछ खास ही जोर जान पड़ता है। खास ही है, आगे बयान करूंगा, भूल जाऊं तो टोकना। बेहतर। गवाह ने बताया कि पेटी फेंकने वाला कौन था। वो इस बाबत कुछ नहीं बता सका था, लेकिन हमें मालूम है कि फेंकने वाला कौन था। कैसे मालूम है? उस सफेद मारुति का उस जगह से थोड़ा ही आगे एक ट्रक से हेड ऑन कोलिजन हो गया था। कार को एक युवक चला रहा था और उसके साथ एक युवती थी। युवक की वहीं स्पॉट डेथ हो गई थी, लेकिन किसी करिश्मा साज तरीके से युवती की जान बच गई थी। घायल वो बुरी तरह से हुई थी, लेकिन कोई घातक चोट उसे नहीं लगी थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया था, तो शाम ढले तक वो एक संक्षिप्त सा बयान देने के भी काबिल हो गई थी। क्या बयान दिया उसने? वो मुंबई से आई फिल्म स्टार थी, रिमझिम नाम था। युवक का नाम विशाल भल्ला था। वो भी उसी की तरह फिल्म स्टार था, दिल्ली में रहता था और हम पेशा होने की वजह से उसका फ्रेंड था। लड़की ने कबूल किया था कि कार में से वो पेटी उसने फेंकी थी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कुछ गुंडे उनके पीछे लगे हुए थे, जो उस पेटी की खातिर उनकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते जान पड़ते थे। उन्होंने पेटी के साथ भाग निकलने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जब गुंडों की कार से गोलियां चलने लगी थी, तो आतंकित होकर फसाद की जड़ उस पेटी को उन्होंने कार से बाहर फेंक दिया था। युवती कहती है कि गोलीबारी की वजह से ही युवक हद से ज्यादा तेज रफ्तार से कार भगाने लगा था। मोड़ काटते वक्त एकाएक सामने आ गया ट्रक उसे वक्त रहते दिखाई नहीं दिया था और वो एक्सीडेंट हो गया था। हेरोइन की पेटी उनके पास कहां से आई? युवती ने इस बाबत कुछ बताया। वो युवक के साथ दिल्ली की सैर के लिए निकली हुई थी। जब वो छतरपुर के रास्ते के एक पुराने खंडर में विचर रहे थे, तो वो पेटी उन्हें वहां एक जगह पड़ी दिखाई दी थी। उसके कथनानुसार युवक पहले सरकारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करता था, इसलिए हेरोइन की उसे पहचान थी। उसे बेशकीमती माल जानकर उन्होंने वो पेटी पुलिस को सौंप देने के इरादे से वहां से उठा ली थी, लेकिन वो अभी वहां से अपनी कार पर रवाना ही हुए थे कि काली एम्बेसडर पर कुछ गुंडे वहां पहुंच गए थे और उनके पीछे पड़ गए थे। उन्हें क्या मालूम पेटी में क्या था? पेटी उन्हीं की हो तो मालूम ही मालूम। ओह, अब 59 थैलियों की बात सुनो और जवाब दो कि हेरोइन की 100 ग्राम की वो थैलियां 59 क्यों? भाई 60 होंगी, एक कहीं गिर गई होगी। एग्जैक्टली। तुम कहते हो पेटी गिरकर खुल गई थी, एक थैली उछलकर कहीं इधर उधर जा पड़ी होगी। ऐसा नहीं हुआ था? बहुत दावे के साथ कह रहे हो। हाँ, क्योंकि 6 किलो हेरोइन में से 100 ग्राम की एक मिसिंग थैली मेरे ही जोन की पुलिस पहले ही कहीं और से बरामद कर चुकी है। क्या कह रहे हो? मनोहर लाल हैरानी से बोला। पिछले शुक्रवार यानी कि 12 मई को महिपालपुर रोड पर एक मुर्दा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट विशाल भल्ला वाले एक्सीडेंट साइट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हुआ था। इस बात की कोई अहमियत है? नहीं, महज इत्तेफाक पर जोर है। इस बात पर जोर है कि सफेद मारुति में से पेटी और किलोमीटर आगे फेंकी गई होती तो हीरोइन घूम फिरकर वहीं पहुंच गई होती, जहां से कि वो -1 थैली रवाना हुई थी। अभी तक बात मेरी समझ से बाहर है, इसलिए आगे बोलो। आगे मुर्दा गाड़ी के एक्सीडेंट की बाबत सुनो। मुर्दा गाड़ी में एक ताबूत था, जो कि एक्सीडेंट में गाड़ी से बाहर आ गिरा था और खुल गया था। उसमें एक नौजवान लड़की की लाश थी, जो कि गाड़ी में आग लग जाने की वजह से पूरी तरह से जलने से इसलिए बच गई थी, क्योंकि फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते मौकाए वारदात पर पहुंचकर आग को काबू में पा लिया था। फिर भी तब तक लाश का कमर से नीचे का हिस्सा जलकर कोयला हो चुका था। छाती और पेट महज झुलसे थे और चेहरा और कंधे जलने से बच गए थे। बाद में पता चला था कि लाश गोल मार्केट के कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक लड़की की थी, जो कि इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट पर ताबूत में बंद मुंबई से दिल्ली पहुंची थी। ताबूत पर इंडियन एयरलाइंस का एयर फ्रेट का स्टिकर लगा हुआ था, जिससे कि ये बात मालूम हो सकी थी।
घर से बाहर हुई मौत के मामले में अक्सर होता है ऐसा। इसमें खास बात क्या है? खास बात कई हैं, सुनो। नंबर 1, मुर्दा गाड़ी निगम बोध घाट की थी, जो कि निकलसन रोड की एक रिपेयर शॉप से चोरी चली गई थी। नंबर 2, दुर्घटना स्थल से गाड़ी का ड्राइवर गायब पाया गया था। क्योंकि गाड़ी चोरी की थी, इसलिए जाहिर है कि वो वहां टिका रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लिहाजा एक्सीडेंट के बाद वो वैन छोड़कर भाग गया था। नंबर 3, ताबू सेल्फ की बुकिंग वाला था, जिसे किसी ने कागजी बुकिंग की कंसाइनिस कॉपी का फैक्स पेश करके छुड़ाया गया था। तब छुड़ाने वाले ने कॉपी पर अपना जो नाम पता दर्ज किया था वो फर्जी निकला था। भेजने वाले का नाम पता भी तो उस पर दर्ज होता है। उसकी बाबत तब कुछ नहीं किया गया था, लेकिन आज मैंने मुंबई पुलिस को इस बाबत एक्सप्रेस इंक्वायरी भेजी थी, तो पता चला था कि भेजने वाले का नाम पता भी फर्जी था। खैर, आगे वो सनसनीखेज बात आती है, जिसकी बाबत मैंने कहा था कि अगर भूल जाऊं तो याद दिलाना। वो एक्सीडेंटल केस था, इसलिए रूटीन के तौर पर लाश का पोस्टमार्टम हुआ था। तब पाया गया था कि लाश का पहले भी पोस्टमार्टम हुआ था। मुंबई के किसी एक्सीडेंट में मरी होगी। हाँ, तब नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम है कि डूब के मरी थी। लेकिन लाश की बाबत जो दहला देने वाली बात थी वो ये थी कि लाश को जब दोबारा खोला गया था तो उसके भीतर से उसके तमाम वाइटल ऑर्गन्स गायब पाए गए थे। क्या? दिल, जिगर, आंतें सब गायब थी। हे भगवान! और श्रीवास्तव का स्वर एकाएक अति नाटकीय हो उठा। लाश की पसलियों के पिंजर में पॉलीथीन की एक थैली फंसी पाई गई थी, जिसमें 100 ग्राम प्योर अनकट वैसी हेरोइन थी, जो कि नारकोटिक स्मगलरों की जुबान में नंबर 4 कहलाती है। एक थैली। मनोहर लाल, एक थैली, जो कि इत्तेफाक से पसलियों में तब अटकी रह गई थी, जबकि बाकी उसमें से निकाल ली गई थी। बाकी 59? एग्जैक्टली। उस लाश को हेरोइन स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उसके वाइटल ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। वो लाश नहीं, 6 किलो हेरोइन का बक्सा था। जो एक्सीडेंट न हुआ होता तो दिल्ली के किसी टॉप के नारकोटिक स्मगलर के पास पहुंचा होता। टॉप का नारकोटिक स्मगलर, जो कि पहले गुरबख्श लाल था, और अब मेरा एतबार झामनानी पर है और इस बात पर है कि आज हाथ लगी हेरोइन की खेप वही है जो कि उस लाश में बंद करके मुंबई से दिल्ली भेजी गई थी। चोरी की मुर्दा गाड़ी का एक्सीडेंट होना इत्तेफाक था। 60 थैलियों में से एक थैली लाश में अटकी रह जाना भी इत्तेफाक था। अब अगर ये भी इत्तेफाक है कि माल मालिक के कब्जे से निकलकर दिन दहाड़े महिपालपुर रोड पर टपका, तो मैं कहूँगा कि मालिक बहुत ही अभागा है। झामनानी, मैंने पहले ही बोला कि मेरा एतबार उसी पर है। इतने कीमती माल का खंडर में क्या काम? कोई काम नहीं। अगर हम ये मान के चले कि माल झामनानी का था तो उसे खंडर में नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। शायद हो भी नहीं। क्या मतलब? अकेली वो लड़की ही तो कहती है कि माल खंडर में पड़ा था। क्या सबूत है कि वो सच बोल रही है? झूठ बोलने की कोई वजह? वो झामनानी की कैरियर हो सकती है। इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मुंबई की रहने वाली है, टेली फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री है और एक टेली सीरियल की शूटिंग के लिए ही दिल्ली आई है। वो फिर भी कैरियर हो सकती है। और वो लड़का जो मर गया, उसका अकम्प्लिस हो सकता है या अनजाने में उसका मददगार बन गया हो सकता है। पेटी कार से बाहर क्यों फेंकी? क्योंकि किसी दूसरे गैंग के आदमी पीछे पड़ गए थे। ना फेंकती तो जान से जाती। एक्सीडेंट इत्तेफाक से हुआ, तब मार डाली जाती। तुम तो यार किसी मुंबईया फिल्म का स्क्रीन प्ले पढ़कर सुना रहे जान पड़ते हो। ऐसी गैंग वार्स का चलन अभी दिल्ली में नहीं है। शुरू होते देर लगती है। श्रीवास्तव चुप रहा। बहकाओ, और तलब किस लिए किया है? उसे पूछताछ के लिए? ये भी ठीक है। मनोहर लाल ने अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। ओके, देखेंगे कल क्या होता है। विश यू गुड लक। थैंक यू। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।